बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरीहा हसन और आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज दूंगी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। आपको रिकॉल करना पड़ेगा सेल साइकिल वाला चैप्टर जिसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बात की हुई है। अब सेल साइकिल में एक फ़ेज़ आता है जब सेल प्रिपेयर्स इट्स सेल्फ फॉर डिवीजन, ठीक है, जिसमें आपने G1 फ़ेज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था। उसमें एक सिंथेसिस फ़ेज़ के नाम से एक फ़ेज़ था जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात की हुई थी। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे वो वहाँ पर वो प्रोसेस होता है जब सेल ने अपने आप को डिवाइड करना होता है। आप आम अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि जब सेल एक से दो हो जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि जेनेटिक मटेरियल की मिकदार या उसकी अमाउंट भी बढ़े, ठीक है, तो तब आपके पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। इसके अलावा आपको डीएनए के मॉडल्स के बारे में पता है या उसके बारे में जो हाइपोथेटिकल मॉडल्स हैं तीन, एक सेमी कंजर्वेटिव है और एक को आप डिस्पर्सिव मॉडल बोलते हो, राइट। तो उसमें जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन और वही उसी की बेस पर हम जो है ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो पढ़ने लगे हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, तीन स्टेप्स हैं मेनली। सबसे पहले वाले को आप बोलते हो इनिशिएशन फ़ेज़ और दूसरे वाले को हम बोलते हैं एक्सटेंशन या इलॉन्गेशन फ़ेज़ और लास्ट वाला जो है वो आपके पास टर्मिनेशन का फ़ेज़ है। तो इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करवाना। यहाँ पर बेसिकली रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्यू एंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बारे में बात कर लें या हम प्रोटीन्स के बारे में बात कर लें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि काम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डीएनए जाइरेज़ के बारे में बात की हुई है जिसको हम टोपोआइसोमेरेज़ भी कहते हैं। क्या करेगा ये आपके पास ओपन अप करेगा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इसको ये वाली शक्ल देगा, यानी कि ये जो लेडर लाइक फॉर्म है ना इसकी, उसको ख़त्म करके इसको अनकॉइल कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है? स्ट्रेट करेगा। तो ये काम आपके पास डीएनए जाइरेज़ करेगा। दूसरा एंजाइम जो आपको नज़र आता है वो कौन सा है? वो आपके पास हेलिकेज़ है। अब आप देखते हो कि रेप्लिकेशन फोर्क बन तो रहा है या ये आपके पास बबल बन तो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये आपस में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस पड़ी हुई हैं इनके दरमियान बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बॉन्ड को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो वो बॉन्ड कौन ख़त्म करेगा? वो आपके पास हेलिकेज़ एंजाइम करेगा, ठीक है। अब खुल भी गया है और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी ख़त्म हो गया। ये जो इस तरह से एक बबल की फॉर्म में अपीयर हो रहा है इसके लिए हम रेप्लिकेशन बबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है एक फोर्क की तरह, बेस एक ही है और उसके बाद ये ऐसे आगे से शक्ल बन जाती है जैसे जिस फोर्क से आप नूडल्स वगैरह खाते हो उसकी तरह अपीयर हो रहा है। तो क्योंकि ये वाली शक्ल अपीयर हो रही है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो एंजाइम्स हैं जो और इनका फंक्शन है। तीसरी चीज़ आपके पास है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इनका काम क्या होता है? यहाँ पर ये होल्ड करके रखती हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये वापस से उसी शक्ल में ना आ जाएं जिसमें ये बिल्कुल इनिशियली थे। इनिशिएशन फेज़ में कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, वो बेसिकली आप यूँ समझ लो कि डीएनए को प्रिपेयर करते हैं इसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को कि ये अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करवाएं। अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ से होना है? जिस जगह से शुरू होना है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो एक ही नज़र आता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कई नज़र आते हैं क्योंकि उनका डीएनए ऑब्वियसली बड़ा एक्सटेंसिव होता है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन याद रहे वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना है। यहाँ तक आपका जो है वो एक फ़ेज़ इनिशिएशन फ़ेज़ जो है वो एंड हो गया। अब आगे आपके पास जो दूसरा स्टेप है वो कौन सा है? वो है आपका एक्सटेंशन या फिर पॉलीमराइजेशन फ़ेज़ जिसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फ़ेज़ में हम तीन एंजाइम्स का जिक्र कर रहे हैं। एक आपके पास है डीएनए पॉलीमरेज़ 1, 2 और 3। 1 वाला क्या कर रहा है? 1 वाला जो है वो टर्मिनेशन का फ़ेज़ करवाएगा। जो हम टर्मिनेशन, जब आपने रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और अब आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो ये आपके पास 1 जो है वो उसमें हेल्प करेगा। दूसरा आपके पास कौन सा है? पॉलीमरेज़ 2। ड्यूरिंग लाइफ टाइम अगर माइन्यूट चेंजेस आ जाएं आपके डीएनए में और उन चेंजेस को नहीं होना चाहिए तो वो जो है वो ट्रीट होंगे डीएनए पॉलीमरेज़ 2 के थ्रू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूटेशंस या फिर ऐसी चेंजेस जो कि पैदाइशी तौर पर और बड़ी एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। माइन्यूट चेंजेस अगर आती हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज़ 2 जो है वो काम करता है।
तीसरी चीज़ आपके पास है डीएनए पॉलीमरेज़ 3, और ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेन एंजाइम है जो आपके पास रेप्लिकेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करवाने में रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको एक फोर्क की तरह की डायग्राम नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको नीचे हेडिंग नज़र आ रही है लीडिंग स्ट्रैंड की और लैगिंग स्ट्रैंड की। आप देख रहे हो कि जहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई है वहाँ पर आपके पास दो तरह के स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक केस ये है कि जब स्ट्रैंड बिल्कुल सीध में एक सिंगल एरो में जा रहा है, और दूसरा केस ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की सूरत में ये आपके पास स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। क्या वजह है? एक ही पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है दैट ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम 5 to 3 एंड। ठीक है, 5 to 3 एंड का आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप आपके पास, जब आपके पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं तो एक तरफ का 5 एंड फ्री है, दूसरी तरफ का 3 एंड फ्री है, तो उसको हम 5 to 3 एंड बोलते हैं। अगर आपने बेसिक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए और चाहते हो कि कन्फ्यूजन ना हो, तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप नया स्ट्रैंड बना रहे हो, चाहे वो लीडिंग है चाहे वो ये लैगिंग के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, आपने हमेशा उसकी 5 से 3 तक की डायरेक्शन रखनी है। अब अगर आप इन स्ट्रैंड्स को गौर से देखो तो यहाँ पर जो ऑलरेडी स्ट्रैंड बना हुआ है वो आपके पास 3 बना हुआ था, लेकिन जो नया स्ट्रैंड बना वो कहाँ से चला, वो 5 से चला है और वो 3 की डायरेक्शन में गया है। इसको जो कि रेप्लिकेशन फोर्क के तरफ बन रहा है इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो भी अगर आप देखो गौर से तो वो 5 से 3 की डायरेक्शन में बन रहे हैं, 5 से 3 की डायरेक्शन में बन रहे हैं। ठीक है, अब बात क्या है, ये अभी मैंने सिर्फ आपको ये फ्रेगमेंट्स के बारे में बताया जी। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ये आपस में अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, इनको ज्वाइन किया जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनको एक साइंटिस्ट के बेस पर जो है वो नाम दे दिया है। उस साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं, उस साइंटिस्ट को हम ओकाज़ाकी कहते हैं। ओकाज़ाकी जो है वो इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को नाम दे दिया उसी साइंटिस्ट के बेस पे। अब अगर आगे चलो तो डीएनए का जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करने के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक फर्दर एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सा एंजाइम है? वो आपके पास जो है वो प्राइमेज़ है। ठीक है, प्राइमेज़ बेसिकली हेल्प करता है अटैचमेंट में डीएनए पॉलीमरेज़ 3 को। देखो, प्राइमेज़ एक एंजाइम है जो कि फॉर्मेशन करवाता है प्राइमर की। प्राइमर क्या है? वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमर क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज़ को रिकग्निशन में हेल्प करेगा और उसको हेल्प करेगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको अटैच करवा दो भाई। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ या फिर मैं नाइट्रोजनस बेसिस से उसको रिप्रेजेंट करूँ तो आप खुद समझ जाओगे क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे ये चीज़ कि आपके पास ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपके पास डीएनए पॉलीमरेज़ 3 है। होता ये है कि आपके पास एक रेल की पटड़ी की तरह ये इसके ऊपर ये इस तरीके से चलता जाएगा, और जो जो भी आपके पास ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस पड़ी हुई होंगी सी, टी, जी, ये सारी की सारी क्या करेंगी, ये सारी की सारी इस जगह पर आकर लगती जाएंगी। ठीक है, और पूरा का पूरा स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी ऊपर वाले स्ट्रैंड की तो प्राइमर को क्या करना पड़ेगा, प्राइमर यहाँ पर आकर लगेगा। ठीक है, लेकिन उसको जंप करना पड़ेगा वापस से। क्यों? क्योंकि उसने 5 से 3 की डायरेक्शन में चलना है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो 5 से 3 की डायरेक्शन में होना है। जब ये इतना स्ट्रैंड यहाँ पर आके बना दिया, दोबारा से जंप करेगा और फिर वापस से क्या करेगा, इधर इसकी तरफ जो है वो डायरेक्शन में बनाएगा। फिर इसको दोबारा से जंप करना पड़ेगा और फिर इस डायरेक्शन में 5 से 3 डायरेक्शन में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसीड करनी पड़ेगी। सॉरी फॉर द मेसी वीडियो, लेकिन दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो अकर होता है सेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपने लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब मैंने ये जो बेसिक चीज़ थी बता दी है, वो ये है कि आपने अगर रेप्लिकेशन के प्रोसेस को याद रखना है तो आप बेसिक चीज़ ये याद रखोगे कि रेप्लिकेशन विल ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम 5 to 3 एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट आपके अच्छा, अगली जो चीज़ आपके पास अपीयर होगी वो इस फॉर्म में अपीयर होगी, और ये ज़रा ज़्यादा लाइक एलैबोरेटेड डायग्राम है। अब मैंने जो बेसिस पिछली डायग्राम में अटैच की थी वो कहाँ से आती हैं, ये जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है और बेसिस आपके पास जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ी होंगी। तो साइटोप्लाज्म से क्या करेंगे, वो जाकर अटैच हो जाएंगी। यहाँ पर आपको प्राइमर भी नज़र आ रहा है, तो ये प्राइमर क्या करता जाता है, फ्रेगमेंट्स में जंप करके ये यहाँ से इस तरीके से जंप करके जा रहा है, ये स्ट्रैंड बना रहा है और फिर जंप करके जा रहा है और फिर ये स्ट्रैंड बना रहा है। ऊपर आपको नज़र आ रही
ये लेगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड नज़र आ रहा है। बस ये चीज़ याद रहे और आपको ये याद रहे रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है, दैट्स ऑल। आपको और जो है वो कोई इतनी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। लास्ट में एक और चीज़ है, वो ये है कि एक तो वाई इज़ वन चेन कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस, दूसरी डिसकॉन्टीन्यूस क्यों है, उसका रीज़न मैंने पहले ही बता दिया कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में काम करता है। ये फॉर अननोन रीजंस, इसके रीज़न नहीं पता है, लेकिन फॉर अननोन रीज़न इट विल ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम 5 to 3 की डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं आपके पास कि अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लग जाता है तो उस केस में क्या होता है। उस केस में प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस होता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 कोशिश करेगा कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फ़ौरन जो है वो ख़त्म किया जाए और उसकी जगह जो है वो बेसिक या जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको लगा दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट में जो आपका स्टेप है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन फेज़। यहाँ पर अब हमने प्रोसेस को ख़त्म करना है और 2 एंजाइम्स जो इसको प्रोसेस को करवाने में रोल प्ले करते हैं वो आपके पास कौन से हैं। वो टर्मिनेशन में लाइगेज है और डीएनए पॉलीमरेज 1 है, जिसके बारे में पहले स्टार्ट में जिक्र किया था। अब होता क्या है कि ये जो फ्रेगमेंट्स पड़े हुए थे इनका आपस में अटैच होना ज़रूरी होता है, जो कि लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर पड़े हुए थे। ठीक है, तो उन लेगिंग स्ट्रैंड के जो आपके पास फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करवाने में जो आपके पास एंजाइम रोल प्ले करता है वो है डीएनए लाइगेज। और इस प्रोसेस को टर्मिनेट करवाना, प्राइमर को रिप्लेस करवाना, उसको साइड पे हटा देना कि बस भाई अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, ये काम आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 1 करवाता है। ठीक है, तो लास्ट में आप डायग्राम देखोगे जो आपको अपीयर होते हैं कि एक आपको पेरेंटल स्ट्रैंड नज़र आता है और एक आपको डॉटर स्ट्रैंड नज़र आता है एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। एक चीज़ जो शायद मैंने क्लियर नहीं की है वो ये है कि प्राइमर क्या होता है। प्राइमर एक ऐसा आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। अगर मैं बोलती हूँ कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए हियर। ठीक है, तो ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड्स का और ये प्राइमर को बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, वो है आपके पास प्राइमेज। फंक्शन क्या है प्राइमर का? फंक्शन ये है कि ये आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3 को हेल्प करता है इन रिकग्निशन और उसको ये बताता है कि अब तुमने जो है ना ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो एंड हो गया।